Good morning, all of you. Today we are going to discussing about chapter 2 money. 11th क्लास में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जो मनी चैप्टर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया, वो क्लियर हो गया। उसके ऊपर हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करे होंगे। अब जब हम बेसिक समझ गए इकोनॉमिक्स के, तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है मनी। अब जब इकोनॉमी को हमने डिफाइन किया तो वो भी रिफ़र करता है मनी को, ठीक है, फाइनेंशियली रिलेटेड है। तो अब इसके बाद जो हमारा बेसिक का सेकेंड चैप्टर है मनी, हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो जो हमने इसमें पॉइंट कवर किए हैं वो हमारे कंटेंट टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किया है। इंट्रोडक्शंस है पहला, मनी का इंट्रोडक्शंस। फिर बार्टर सिस्टम्स, एक्चुअल में जो बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज़ थी, हाँ, वो सारे बार्टर सिस्टम के डिफ़िकल्टीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेशन ऑफ मनी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन डेफिनेशन ऑफ मनी, एवोल्यूशंस और टाइप्स ऑफ मनी, क्वालिटीज़ ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। सो हमने ये टॉपिक को कवर किया इस लेक्चर में। अगर आप ये वीडियोस पूरा देखते हैं लास्ट तक, तो आपको जो 11th क्लास में जो मनी चैप्टर हैं आपको ईजीली, हाँ, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ना, उस पर हमने वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आप जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो आप वो वीडियो को देखें कि जो उसका सिमिलर मीनिंग है वो वर्ड्स का क्या है एक्चुअली, तो आपको ईजीली, हाँ, समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शंस ऑफ मनी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे मनी के जो ओरिजिन वर्ड्स है वो। सो मनी का जो ओरिजिन वर्ड्स है वो है टेम्पल ऑफ जूनो। आप याद रखेंगे सिर्फ, जैसे हम इकोनॉमिक्स के जो ग्रीक वर्ड्स ओरिजिन वर्ड्स देखे वो ग्रीक वर्ड है, वैसे ही मनी के जो ओरिजिनेट वर्ड्स हैं वो है टेम्पल ऑफ जूनो, ठीक है, जो लोकेटेड है रोम में। टेम्पल का पूरा नाम था जूनो मोनेटा, जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, एंशियंट टाइम में, हाँ, जूनो मोनेटा, टेम्पल ऑफ जूनो मोनेटा। तो ये एसोसिएट करता है मनी को। मॉडर्न इकोनॉमिक इज़ डिपेंडेंट ऑन मनी। सो अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ता है ना हमें, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिपेंड है मनी पर। और बार्टर सिस्टम रिप्लेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। सो बार्टर सिस्टम भी रिप्लेस होके क्या हुआ, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, तो वो भी रिप्लेस होके मनी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन टुडे वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम्स। सो मनी के सर्कुलेशन के जो मनी का जो सर्कुलेशन है उससे बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज थी वो कम हो गई, ठीक है, मतलब रिड्यूस हुई ऐसा बोल रहा है। लेकिन नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ मनी। अब ये जो फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो टाइप्स की बात कर रहे हैं, रिसेंटली जो मनी का यूज़ हो रहा है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जो टाइप्स दिए हुए हैं, हाँ, वो एंशियंट टाइम के जो पहले स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप मनी जो आई वो दिया हुआ है, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट जो अभी यूज़ में आते हैं वो मनी के फॉर्म्स हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। करेंसी नोट्स, कॉइन्स, कैश वेल्थ, कमोडिटी, प्रॉपर्टी, वर्चुअल मनी, बिटकॉइंस, ये सारे फॉर्म्स है मनी के हैं। हाँ, हम प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं और एसेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो ये सारे वर्ड्स भी आते हैं, तो हम इसको किससे रिलेट करना, मनी से रिलेट करना, क्योंकि ये मनी के ही टाइप्स हैं, ठीक। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम की हम बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम की जो सिमिलर मीनिंग है वो है बार्टर सिस्टम रिफ़र टू एक्सचेंज ऑफ गुड फॉर गुड्स। सो जो हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स से गुड्स का, मतलब कोई प्रोडक्ट लिया और कोई प्रोडक्ट ही दिया, हाँ, मनी का कुछ भी एक्सचेंज नहीं हुआ, तो हम उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये सिमिलर मीनिंग है उसके समझने के लिए, हाँ, अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पिक्चर में भी वो अंडरस्टैंड करा रहे हैं, ठीक है। बट बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज़ है, अब उसको भी अंडरस्टैंड करना है हमको। तो डिफ़िकल्टीज़ इन बार्टर सिस्टम। सो फर्स्ट जो डिफ़िकल्टीज़ है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकेंड है लैक
of common measure of value. So second है lack of common measure of value. Third है difficulties in storage of goods. Difficulties in storage of goods. Indivisibility of certain goods. Indivisibility of certain goods. Then problem of making deferred payments. प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर पेमेंट्स. अक्सर एग्ज़ाम में ये भी पूछते हैं डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. पहले तो ये मनी चैप्टर क्लास 12th में था, बट अभी 11th में दे दिए हैं. ठीक है. सो अब 12th में आपको क्या है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आपको पढ़ना है. उसमें वो चैप्टर दिया है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. बट 2018 में आपको 12th क्लास में मनी चैप्टर था. 2019 में मनी चैप्टर मे बी 2019 में वो रिप्लेस्ड हुआ. ठीक है. तो अभी आपको मनी 11th क्लास में ही दे दिया पढ़ने को, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स बाय चांस जब भी होता है. कोइंसिडेंस मतलब बाय चांस अगर पर्सन ए पर्सन बी जो भी है वो अगर सेम प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो क्या होता था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, क्योंकि सेम अगर नीड्स है तो इम्पॉसिबल होगा एक्सचेंज करना. ठीक है. तो वो एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे. ठीक है. फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जांपल्स, पर्सन ए हैज़ क्लोथ एंड ही वांट राइस इन एक्सचेंज एंड पर्सन बी हैज़ राइस बट ही डज नॉट वांट क्लोथ इन एक्सचेंज. कि पर्सन ए को जो चाहिए वो पर्सन बी के पास है, बट पर्सन बी को राइस नहीं चाहिए. ठीक है. पर्सन ए के पास क्लोथ है, राइस है, बट पर्सन बी को राइस चाहिए ही नहीं. तो ये केस में क्या होगा. सो इन दिस केस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस एज द वॉन्ट्स डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर्स. सो यहाँ पे उनका जो एक्सचेंज है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा एक्सचेंज के लिए, क्योंकि पर्सन बी को राइस चाहिए ही नहीं. ठीक है. उसकी जो वॉन्ट्स है वो डिफरेंट है. तो बाय चांस ऐसा होता था. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. आप याद रखेंगे, इजी है. बाय चांस सेम वॉन्ट्स की डिमांड होगी तो फिर हम कहाँ से पूरी कर पाएंगे, ऑब्वियसली. नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. हाँ, सेकेंड प्रॉब्लम भी बड़ी है. While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. So, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमारे पास गुड्स है, जो बल्कि गुड्स है उसको मेज़र करने में प्रॉब्लम होती थी. ठीक है. कि हम एक्सचेंज करें कैसे, उसका मेज़रमेंट ही कुछ नहीं है हमारे पास. सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे. हियर आर सम एग्जाम्पल. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क विथ 2 किलोग्राम ऑफ राइस. सो अगर हम इसको मेज़र करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा. नेक्स्ट, डिफ़िकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. सो हमारे लिए भी मस्ट है कि हम हमारे फ्यूचर कंजम्पशन के लिए गुड्स को स्टोर करके रखें. समटाइम्स ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टन गुड्स इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टोर दैम फॉर फ्यूचर. सो जो पेरिशेबल गुड्स है ना, उसको स्टोर करना नेचर की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, और डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है. पेरिशेबल कमोडिटीज़ और गुड्स लाइक मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल एक्सेट्रा वर डिफ़िकल्ट टू स्टोर. सो ये थर्ड जो डिफ़िकल्टीज़ है स्टोर की, तो ये भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि इसको स्टोर करके रख पाना. इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स. सो इंडिविजिबिलिटी मीन्ट नॉट टू बी सेपरेटेड. सिमिलर मीनिंग है इसकी. इन बार्टर सिस्टम इट वॉज इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स, हाउस एक्सेट्रा into small parts, so it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. बहुत प्यारा एग्जांपल है कि जो एनिमल्स है और हाउस है उसको डिवाइड करना. ये जो कमोडिटीज़ है ना, जो सबसे पहले जिसका हम यूज़ करते थे एक्सचेंज के लिए, सो इनको डिवाइड कर पाना मुश्किल होता था. और एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में एक सामने जो कमोडिटीज़ है उसके हिसाब से कर पाना बहुत मुश्किल होता था. तो ये भी एक बिग डिफ़िकल्टीज़ है. लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर पेमेंट्स.
सो प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर पेमेंट, डिफर मतलब फ्यूचर, तो आप याद रखेंगे डिफर का जो सिमिलर वर्ड है वो है फ्यूचर। तो डिफर पेमेंट्स मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर्स। तो हम जो पेमेंट करना रहता था हमें फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल मैंने बोरोविंग लैंडिंग हम करते हैं, उधार लेना और देना जो हम करते हैं आज के टाइम पे, जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, वो मुश्किल था। तो डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम मेकिंग डिफर पेमेंट्स, तो फ्यूचर में पेमेंट करना डिफ़िकल्ट था। रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफ़िकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। सो जैसे हम आज हाँ पेमेंट करते हैं कोई भी चीज़ की, या लोन लिया फिर उसको रीपे किया, हाँ आज हम कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटीज़ टाइम में जब कमोडिटीज़ का एक्सचेंज था तो हम रीपेमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम बोल नहीं सकते जो हमने गुड्स को स्टोर किया है वो वैसे ही रहेगा क्या। क्या होता है गुड्स, क्या होता है स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, हाँ तो रीपेमेंट करना वो बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर्स। सो अभी जो हम पेरिशेबल गुड्स की बात किए, एग, मिल्क, फिश, हाँ ये सारे क्या हैं, ये पेरिशेबल गुड्स हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें रीपेमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती थी। अगर हमने किसी से उधार लिया, ठीक है, तो हम उसको प्रॉमिस नहीं कर पाते थे कि इन फ्यूचर में हम आपको ये पेमेंट करेंगे, हम इतने प्रॉपर्टी के मालिक हैं जो हमारे पास है और स्पॉइल नहीं होगा, हम गारंटी दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। डेफिनेशन ऑफ मनी। सो फर्स्ट हमने जो स्टार्टिंग में देखा था वो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी था। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ मनी। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर क्राउथर ने। प्रोफेसर क्राउथर जो डिफाइन करते हैं वो है मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो यहाँ पे एक जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए मार्केट में और गवर्नमेंट के थ्रू, हाँ लीगल मतलब लीगलाइज किया गया है, लीगल है और इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो वो एक्सचेंज करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज से, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और उसको हम मेज़र कर पाना चाहिए और उसको हम स्टोर कर पाना चाहिए। और ये दोनों भी डिफ़िकल्टीज है बार्टर सिस्टम के। आई होप इट इज़ क्लियर। आप समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। सो मनी डिफ़ाइन करता है कि वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको मेज़र कर पाना चाहिए और उसको स्टोर कर पाना चाहिए, उसकी वैल्यू को, उसके साइज़ को। वैल्यू मीन्स एक सिमिलर वर्ड्स है, साइज़ भी उसका, ठीक है। अब यहाँ पे मनी का और एक डेफिनेशन है कि मनी क्या डिफ़ाइन करता है। मनी ये भी डिफ़ाइन करता है कि हम इन फ्यूचर जो रीपेमेंट करते हैं, हाँ रीपेमेंट ऑफ टैक्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, हाँ ये भी जो हम करते हैं वो भी एक मनी का डेफिनेशन है, ठीक है। इवोल्यूशंस और टाइप्स ऑफ मनी। सो पहले जो हमने बात किए टाइप्स और फॉर्म्स के, वो रिसेंटली जो चल रहा है, जो मनी की वैल्यू है, एक्सेप्टेबल है, उसकी हमने बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मनी आया, हाँ हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर दिया है फर्स्ट एनिमल मनी। हाँ हमने बात किया ना कि एग्जांपल भी देखे कि गोट का एक्सचेंज, हाँ अगर हमें कमोडिटीज से करना है तो ये डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट एनिमल मनी, सेकेंड कमोडिटी मनी, थर्ड मेटालिक मनी, फिर मेटालिक कॉइन्स, फोर्थ, फिफ्थ पेपर मनी, सिक्स क्रेडिट मनी, सेवन प्लास्टिक मनी, एट इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो 8 टाइप्स हैं यहाँ पर जो दिया है आपकी बुक में। एनिमल, कमोडिटी, मेटालिक मनी एंड कॉइन्स, फिर पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। फर्स्ट एनिमल मनी। Animal money was used as a means of exchange. Cow, sheep, goat, etc. However, due to their indivisible nature. सो यहाँ पे जो एनिमल मनी है हमें पता है हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं और इसका एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल था। देन कमोडिटी मनी केम इनटू एक्सिस्टेंस। उसके बाद कमोडिटी मनी आया। फर्स्ट जो मनी हमारा एनिमल मनी है, देन सेकेंड कमोडिटी मनी है। तो कमोडिटी मनी क्या है, ओल्डन डेज में ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है, उसका सिमिलर मीनिंग है। द कमोडिटीज़ टू बी यूज एज
money were dependent upon climatic condition and culture. Example, animal skin, grain, shell, feather, tusk, or salt, rare articles and stones were used as medium of exchange. So हम इतने सारे जो कमोडिटीज़ का यूज़ करके हम एक्सचेंज करते थे ना, वो ये सारे हैं। एनिमल का तो हम फर्स्ट में देखें, फिर स्किन, क्रेन, शेल्स, फेदर्स, ये सारे का एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे। हाँ, और आर्टिकल्स में आया कि हम स्टोन्स का भी क्या एक्सचेंज करते थे। ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटीज़, अब इसको भी स्टोर करके रख पाना बहुत मुश्किल था। देन मेटालिक मनी कैम इनटू एक्सिस्टेंस। उसके बाद थर्ड जो हमारा मनी है वो है मेटालिक मनी। देन यहाँ पे कमोडिटी को भी स्टोर करके रख पाना मुश्किल था। हाँ, देन आया मेटालिक मनी। नेक्स्ट, मेटालिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, copper, aluminum, nickel, etc. However, scarcity of precious metal and lack of uniformity in metallic pieces gave rise to the use of metallic coins. So यहाँ पर भी जो एग्जांपल दिया है, अब हम इसको इसलिए यूज़ करने लगे कि ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। तो हमने मेटल का यूज़ करने लगे। बट जब मेटल का यूज़ करने लगे, ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल्स, तो लोग क्या करने लगे, इसको भी स्टोर करने लगे। अब ये इसको स्टोर कर सकते हैं। पहले हम जो एनिमल है और कमोडिटी मनी, हम इसको स्टोर नहीं कर पा रहे थे, बट हम इसको स्टोर करने लगे। तो फिर जब लोगों को पता चला ये जो पीस ऑफ मेटल है, तो ठीक है, तो जो मेटल के जो पीसेस है उन लोगों ने क्या करने लगे, मेटल को भी स्टोर करने लगे ज़्यादा। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा पॉइंट्स है वो मेटालिक मनी है। सो क्लियर। तो मेटालिक कॉइन्स, मेटालिक मनी के बाद एक्सिस्टेंस में आया मेटालिक कॉइन। सो मेटालिक कॉइन्स फोर्थ है। एंशियंट टाइम में रूरल्स ऑफ वेरियस किंगडम यूज स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स एंड अफिक्स मतलब होता है अटैच देयर सेल्स ऑन देम। विद द पैसेज ऑफ टाइम द मॉनेटरी सिस्टम वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज विद अ व्यू टू गिव यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल स्टेटस टू मेटालिक कॉइन्स। अब देखो यहाँ पे मेटालिक मनी के बाद मेटालिक कॉइन जो आया, अब इसमें जो किंगडम्स के जो रूरल्स थे, जो बादशाह थे, सल्तनत के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्मॉल पीसेस बनाए मेटालिक के, मेटल्स के, उस पर अपनी सील लगाई। जैसे हमारे गवर्नमेंट के जो स्टैंप लगते हैं, तो वो सील अटैच किया और उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम का यूज़ किया। मॉनेटरी सिस्टम मतलब क्या है, जो मनी की एक वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। नेक्स्ट, पेपर मनी वॉज सब्सिट्यूट। अब सब्सिट्यूट मीन्स याद रखेंगे ऑप्शन होता है फॉर मेटालिक मनी। अब कॉइन के बाद सब्सिट्यूट आया मेटालिक मनी का। ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम इशू ऑफ करेंसी नोट्स वॉज मोनोपोलाइज मतलब कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। अब कंट्रोल आया सेंट्रल बैंक का। ठीक है। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी। सो जो पेपर मनी है, वहाँ पे मेटालिक मनी था, मेटालिक कॉइन। अब यहाँ पे पेपर मनी आया, मेटालिक मनी से मेटालिक कॉइन से अब पेपर मनी। जब आरबीआई के कंट्रोल में आया तो पेपर मनी कंसिडर किया, इशू किया गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, बैंक मनी और क्रेडिट मनी। आप इसको बैंक मनी बोलें या क्रेडिट मनी बोलें। तो अब रिफ़र करता है डिपॉजिट को, विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। जो पीपल सेव करते हैं मतलब सेविंग करना। ठीक है। इट इज़ यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी। हम जो सेव करते हैं वो यूज़ में आता है क्रेडिट मतलब मनी के लिए। क्रेडिट मनी मतलब जो भी क्रिएशन होता है मनी का, लैंडिंग और बोरोविंग। दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट। चेक और डीडी जो हम बनाते हैं ना, तो ये तो हमें मालूम है, हम भी किसी को चेक देते हैं, हम भी किसी का डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है। वो ट्रांसफरेबल होता है इजीली, हम किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है, कुछ हमें नीड्स हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल। सो हम एक्चुअल मनी नहीं है वो, बट हम उसको ट्रांसफरेबल कर सकते हैं।
किसी अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में, हाँ फैमिली के अकाउंट में, ठीक है, और विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, प्लास्टिक मनी. Plastic money is easy to use in transaction due to advanced technology. Debit cards and credit cards are used as a plastic money. So हम प्लास्टिक मनी की बात करेंगे तो प्लास्टिक मनी हमारे जो डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, हम उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी. हाँ, फर्दर इनोवेशन इन स्मार्ट ट्रांजेक्शन लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी. इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स क्या होता है, जो डिजिटल वॉलेट्स हैं हमारे पास वो सारे. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मनी is a monetary value that is store and transfer electronic through a variety of means, mobile phone, tablet, smart card, computer etc. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी जो रेफ़र कर रहा है कि जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वे से. अब इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ जिससे हम करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर्स, हाँ, और ये सारी चीज़ें हम ट्रांजेक्शन करते हैं अपने डिवाइस से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम डिजिटल वॉलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है. डिजिटल वॉलेट्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए लीगल टेंडर मनी किसको बोलते हैं और नॉन लीगल टेंडर मनी किसको बोलते हैं. ये आपके बुक में है, यू शुड नो. अगर यहाँ पे लिखा तो हमें पता होना चाहिए. सो लीगल टेंडर मनी हम उसको बोलते हैं जो हमारी कंट्री में, हाँ, एक्सेप्टेबल है, जो हमारे कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, करेंसी नोट्स है वो. और नॉन लीगल टेंडर मनी हम उसको बोलते हैं जो हमारी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको रिफ्यूज़ किया है, उसको हम बोलेंगे नॉन लीगल टेंडर मनी. हाँ, और नॉन लीगल टेंडर मनी में ये भी लिखा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल मनी. सिर्फ आप इतना याद रखें, ठीक है. लीगल मनी वो है जो एक्सेप्टेबल है, करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, ठीक है, और नॉन लीगल टेंडर मनी वो है जो रिफ्यूज़ किया है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है. क्वालिटीज़ ऑफ मनी. So there are 7 qualities. First, general acceptability. Second, divisibility. Third, durability. Fourth, cognizability. Fifth, portability. Sixth, homogeneity. 7, stability. So ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंस है. जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, anything which is used as money must be easily accepted by all for exchange purpose. So जो भी हम एक्सचेंज पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे मनी का, उसको हम बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. डिविजिबिलिटी. सो डिविजिबिलिटी मतलब हम जो भी इजीली सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम अगर 500 रुपीज़ की नोट लिए हैं तो वो नोट को हम एक्सचेंज कराएंगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी. हाँ, वो हमें 100 की 5 नोट देगा लेकिन सेम वैल्यू रहेगी, तो हम इजीली उसको सेपरेट भी कर सकते हैं. ड्यूराबिलिटी मतलब क्या होता है, ये इसका हम यूज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम इजीली मेज़र भी कर सकते हैं. कॉग्निजिबिलिटी मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज. सो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना मतलब मनी को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं. पोर्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, ईजी टू कैरी. हम हमारे जो मनी है हम उसको ईजीली कैरी कर सकते थे, और जो एंशियंट टाइम में जो हम मनी यूज़ करते थे उसको कैरी करना क्या होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है. होमोजेनिटी मीन्स सेम. सो मोस्टली तो जो मनी है वो सेम ही रहते हैं, हम उसको ईजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ में, शेप में. स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी मतलब मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू. तो सो उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स्ड रहती है. स्टेबल मतलब फिक्स्ड, हाँ, उसकी वैल्यू जो है फिक्स हो, और इजीली क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी मनी है हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं. सो फंक्शंस ऑफ मनी की अगर बात करते हैं हम तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. पहला है प्राइमरी फंक्शंस, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस, थर्ड है कॉन्टीजेंट फंक्शंस. सो यहाँ पे जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है फंक्शंस को, वो भी हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. जो फर्स्ट है प्राइमरी में हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की और मेज़र ऑफ वैल्यू, ठीक है, उसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं. अब देखो ये भी डिफ़िकल्टीज़ है बार्टर सिस्टम की, कि अभी जो देखो मैन है वो कैसा कितने अच्छे से मनी को क्रिएट किया है,
कि पहला वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है प्राइमरी फंक्शंस में, हम ऑब्वियसली हम एक्सचेंज कर सकते हैं तभी हम गुड्स और सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। फिर मेज़र ऑफ वैल्यू कि अब जो मनी का हम एक्सचेंज करें उसके पास उसकी भी वैल्यू तो मेज़र कर पाना हम, ठीक है, तो वो मेज़र ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस में डिफर पेमेंट्स, पेमेंट्स मतलब मैंने बताया था आपको फ्यूचर पेमेंट्स। स्टोर ऑफ वैल्यू हम इजीली स्टोर भी कर पाना। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हम मनी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कॉन्टीजेंट फंक्शंस में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट, इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं मनी का, ठीक है, कुछ भी चीज़ जो परचेज कर रहे हैं वो। सेकंड, मेज़र ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट्स, हाँ दोनों की सेम मीनिंग है। सो जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी हम उसको भी मेज़र कर सकते हैं, जो भी सर्विस होती है ना, जो भी सर्विस हमें मिलती है, ठीक है, उसको भी वैल्यू के हिसाब से हम उसको पे करते हैं। तो ये भी क्लियर है। हाँ, मेज़र ऑफ वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, और हम पहले के टाइम पे हम मेज़र नहीं कर सकते थे जो भी हमारे पास मनी थी। नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शंस, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। सो अब ये डिफर पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, हम इजीली फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था, हम रीपेमेंट नहीं कर सकते थे, डिफ़िकल्ट था, बट आज के टाइम में हम रीपेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है कि मनी क्या एक्ट करता है, मनी ऐसा भी एक्ट करता है कि एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हाँ मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो जेएम केन्स क्या किए हैं, अकॉर्डिंगली मनी इज लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये भी डिफाइन किया है कि मनी क्या डिफाइन करता है कि मनी का यूज़ हम प्रेजेंट डे में भी कर सकते हैं और फ्यूचर डे में भी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। सो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मीन्स हम यहाँ पे हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी हम क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर हम कमोडिटीज़ मनी की बात कर सकते हैं तो उसमें हम नहीं कर पाते हैं ऐसा। आज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि बी सोल्ड एट वन प्लेस एंड कैन बी परचेस्ड एट अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी। हम मनी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में हम जो भी चीज़ परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो सेकेंडरी फंक्शंस में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, डिफर पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ठीक है। कॉन्टीजेंट फंक्शंस, according to Professor Kinley, in the modern period money plays an important role almost in all economic transaction। so प्रोफेसर किनली डिफाइन करते हैं कंटीजेंट फंक्शंस में कि मनी प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ट्रांजेक्शन के लिए, और इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करता है ट्रांजेक्शन के लिए। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम को जब हम मेज़र करते हैं, ठीक है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जब मेज़र करते हैं तो हम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से करते हैं, जिसके जो रिटर्न आते हैं, रिवॉर्ड्स आते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के, उससे हम मेज़र करते हैं नेशनल इनकम को, जो हमारे राष्ट्र की इनकम है वो। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। सो हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो क्रिएट करते क्रेडिट, हाँ। सो क्रेडिट मतलब होता है बोरोविंग एंड लैंडिंग, जो भी क्रिएट होते हैं बोरोविंग एंड लैंडिंग बेसिस ऑफ एसेट, जो भी लिक्विड है, लिक्विड मतलब जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उसके बेस पे हम क्रिएशन करते हैं क्रेडिट मनी का। क्रेडिट मनी मतलब वही बोरोविंग और लैंडिंग। नेक्स्ट, इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। मनी इज़ कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट। सो मनी को हम लिक्विड एसेट इसलिए कहते हैं कि मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनी एसेट एंड एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। इजीली हम मनी को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एसेट को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ है, गोल्ड्स है, वो सारे। जब भी हमें पैसे की नीड्स होती है हम क्या करते हैं, हमारे ज्वेलरी क्या करते हैं, हाँ उसको हम सेल करके हमारे पास उसका हम एक्सचेंज मनी में कर लेते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है हम उसको ईजिली कैलकुलेट भी कर पाते हैं। एस्टिमेशन मतलब कैलकुलेट करना, जो भी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, और इस बेसिस पे ही गवर्नमेंट के जो टैक्स है ना, टैक्स कलेक्शन, उसको भी मेज़र करते हैं, और इसके थ्रू प्रिपरेशन करते हैं हम बजट का। जो बजट बनाते हैं हम, 1 साल का बजट बनाते हैं, 5 साल का बजट बनाते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स
वेरिएबल जो है इसके ही थ्रू इसको मेजर करके हम वो बजट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। सो ब्लैक मनी इज़ मनी अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटी। सो ये ब्लैक मनी हम किसको बोलते हैं, जो हम अर्न करते हैं हाँ इलीगल सोर्स से, जो हमारा सोर्स होता है वो इलीगल होता है, इलीगल एक्टिविटी से जो हम अर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। इट इज़ कलेक्टेड टू इवेट टैक्स, जो हम टैक्स नहीं पे करते हैं और सारे पैसे हमारे पास ही आते हैं हाँ, और हम उसका टैक्स नहीं पे करते, जो पैसे हमारे पास आते हैं तो उसको भी हम बोलेंगे इलीगल मनी। इट इनकरेज इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीबरी, ब्लैक मार्केटिंग, हॉर्डिंग एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ब्रीबरी मीन्स क्या होता है कि जो हम मनी से हम इन्फ्लुएंस करते हैं, कि किसी को हम करप्शन, मालूम है ना, ब्रीबरी मीन्स वही होता है कि हम पैसे से सामने वाले को हाँ रिश्वत देते हैं, खरीदना चाहते हैं उसको हम अपने काम पैसे से करवाना चाहते हैं, जो इलीगल है वो। ब्लैक मार्केटिंग मतलब होता है कि जो भी हम हाँ जैसे हम राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो जिसका राशन कार्ड रहता है उसको तो मिलता है, बट वो इलीगल तरीके से भी क्या करते हैं, वो जो भी राशन है उसको सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग करना मतलब क्या, जो भी मार्केट में हाँ कम चीज़ें हैं ना हाँ, जैसे ऑनियन है और भी जो भी चीज़ें हैं वीट, राइस, पल्सेस, उसको क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। जब मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो वो सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं होर्डिंग करना। ठीक है, सामान को क्या बोलते हैं, किसी गोदाम वगैरह में छुपा के रख देना और मार्केट में जब उसकी प्राइस बढ़े तो उसको बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं होर्डिंग। नेक्स्ट, इट लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टेबिलिटी इन एनी कंट्रीज। सो एक हाँ ये भी है कि जब हम ये सारे काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये क्या लीड्स करता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल्स हाँ ये क्या करता है, इनस्टेबिलिटी करता है, मतलब स्टेबल नहीं रहता, सब क्या हो जाता है, इनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हमने सीखे क्लास 11 के चैप्टर मनी में। आई होप आपको ये सारे चैप्टर्स में जो भी हमने पॉइंट कवर किया ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।